हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन कॉर्नर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास, और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीटीएस स्टाफ नर्स का फॉर्म फिलअप करने वाले किए हैं और करने वाले हैं और एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टाफ नर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें क्या है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग 30 क्वेश्चंस देखेंगे, लगभग 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर 30 तक, क्योंकि मैं पहले अदर जो वीडियो बनाई थी पहले उसमें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 में हम लोग क्या किए थे, सेट नंबर 1 को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेट नंबर 2 है आज का, और उसमें भी हम लोग 30 तक क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो को, तो आप लोग ज़रूर जाके एक बार देख लें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट शुरू करते हैं 31 नंबर से। असाइटिस के मरीज को पैरासिंथेसिस के लिए ऑर्डर किया गया है। प्रोसीजर के पहले नर्स के द्वारा मरीज को सलाह देनी चाहिए। तो अगर कोई पेशेंट आया है जिसको असाइटिस है, असाइटिस मीन्स क्या है, तो उसको जो उसका जो एब्डोमेन कैविटी है उसमें क्या है कि फ्लूइड भर गया है, पानी भर गया है। ठीक है, तो उसको उस मरीज को क्या सलाह देगी नर्स जो है, प्रोसीजर से पहले उसको क्या सलाह देगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कि रिमेन एनओपी फॉर 24 आवर, उसको एनओपी रहने के लिए बोलेगी 24 आवर, या फिर सेकेंड बोल रहा है ब्लैडर खाली करने के लिए बोलेगी, सुपाइन पोजीशन ग्रहण करने के लिए बोलेगी, या फिर कम वसायुक्त भोजन करने के लिए बोलेगी। तो क्योंकि यह क्या है कि प्रोसीजर के कुछ देर पहले, क्योंकि जब पेशेंट आ गया है तो उसके बाद हम उसको क्या बोलेंगे, तो क्योंकि पहले ही सारा चीज़ समझा दिया जाता है। जब प्रोसीजर से पहले ही आते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए या कंसल्ट लेने के लिए, उस टाइम समझा दिया जाता है पेशेंट को कि आपको एनओपी पे रहना है, आपका ये होने वाला है ना। तो उस समय क्या करती है, जब प्रोसीजर होने वाला रहता है उसके पहले कुछ देर पहले क्या करती है नर्स, तो उसके पहले क्या करती है, वो पेशेंट को बोलती है कि आप ब्लैडर खाली करके आइए ताकि आपका जो एब्डोमेन है वो क्या हो, रिलैक्स हो जाए। ठीक है, और आपका प्रेशर न बने। ठीक है, इसलिए क्या बोलती है कि आप ब्लैडर खाली करने के लिए, नर्स क्या करती है, ब्लैडर खाली करने के लिए बोलती है। ठीक है, ये सब आंसर नहीं होगा, आंसर नंबर कौन सा, बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इन्फेक्शन टॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शन नहीं है। तो कौन सा ऐसा ये इन्फेक्शन है जो टॉक्सिन मेडिएटेड नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा गंभीरता हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टेटनस होगा, या फिर ब्यूटिलिज्म होगा, या फिर कॉलेरा होगा, या फिर मलेरिया होगा, कौन सा होगा। तो टेटनस नहीं होगा। टेटनस भी क्या होता है, काफ़ी एक मतलब ज़्यादा ही खतरनाक बीमारी हो सकता है अगर किसी को समय पे ट्रीट नहीं किया जाए। तो बोटुलिज्म में क्या होता है, बोटुलिज्म में होता है कि इसमें बोटुलिज्म में क्या होता है, बोटुलिज्म में होता है कि अगर कोई सड़ा गला या भोजन करता है, या फिर फ्रूट्स वगैरह खाता है, ज़्यादा ख़राब फ्रूट्स, तो उससे बोटुलिज्म होता है। कॉलेरा क्या होता है, पानी की वजह से होता है, जो कि यह भी काफ़ी ज़्यादा क्या है कि एक सीरियस कंडीशन हो सकता है जिससे व्यक्ति एक वक्त मर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, मलेरिया जो क्या होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक मेडिएटेड नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा टॉक्सिक मेडिएटेड इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मलेरिया इसका सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। परमानेंट कोलेस्टोमी के मरीज को डिस्चार्ज के समय नर्स को कौन सी सलाह देनी चाहिए। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग से पता चलता है कि आप हॉस्पिटल ड्यूटी किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन अब भी ज़रूर पूछेगा कि आप एक नर्स हैं तो आप क्या सलाह देंगे, आपको ये क्या क्या न्यूट्रिशन से रिलेटेड सलाह देंगे, या फिर अदर और भी केयर्स के बारे में पूछ लेते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, एक्सरसाइज कम करने के लिए कहेंगे, या फिर डेली बाथिंग को अवॉइड करने के लिए, या फिर ब्लैंड तथा लो रेसिड्यू डाइट लेने के लिए, या फिर स्टोमा का प्रीडियोटिक डायलेशन के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, परमानेंट कोलेस्ट्रोमी। कोलेस्ट्रोमी क्या है, कोलेस्ट्रोमी क्या होता है, प्रोसीजर होता है जो कि क्या होता है कि एब्डोमेन जो होता है हमारा जो एब्डोमेन होता है। ठीक है, एब्डोमेन हमारा जो होता है उसके बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि कोलोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोलोन प्रेजेंट होता है जिसमें कि
जिसमें कि क्या होता है कि कोलोन के द्वारा क्या होता है, हमारा जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल, जैसे कि ये क्या उसको बोलते हैं, जो भी मतलब हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है अंदर का, जो कि हमारा क्या होता है कि बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमारा जो एब्डोमेन होता है उसको क्या करते हैं कि एब्डोमेन को क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉमी, मतलब कोलोन जो क्या होता है कि काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, अपना फंक्शन नहीं कर रहा होता, जिसके लिए क्या करते हैं कोलेस्टॉमी कर देते हैं, मतलब कोलोन को काट करके और डायरेक्ट क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं एब्डोमेन से, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलेस्टॉमी प्रोसीजर बोलेंगे। और कोलेस्टॉमी अब क्या होता है कि दो टाइप का होता है, एक तो होता है टेम्पोररी होता है, एक होता है परमानेंट। टेम्पोररी में क्या होता है कि कुछ दिन के लिए करते हैं, फिर वापस से वो क्या होता है कि प्रोसीजर करने के बाद कुछ दिन तक करते हैं, उसके बाद फिर वापस से वो क्या होता है अपना काम करने लग जाता है, किसी अब नॉर्मलिटी की वजह से ऐसा होता है। और परमानेंट में क्या होता है, परमानेंट में क्या होता है कि हम हमेशा के लिए क्या करता है कि उसको जोड़ दिया जाता है एब्डोमेन कैविटी से, ताकि उसका जो भी वेस्ट मटेरियल हो, फीकल हो, वो सब क्या करेगा कि उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कि स्टोमा का प्रीडियोटिक डायलिटेशन करने के लिए, स्टोमा का प्रीडियोटिक डायलिटेशन करने के लिए क्या करते हैं कि करने के लिए बोलते हैं नर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीवीटी का कारण नहीं है, डीवीटी का कारण नहीं है, ठीक है। तो डीवीटी मतलब क्या, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि जो हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस में होता है ना, डीवीटी में क्या होता है कि हमारा जो लोअर लिम्फ का मेनली जो भी हमारा वेन होता है, वो क्या होता है कि डीप जो भी वेन होता है उसमें क्या होता है ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्या होता है ब्लड को क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको मतलब प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे पैर में स्वेलिंग हो जाना, पैर में पेन होना, या फिर पैर का हल्का नीलापन हो जाना, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होता है कि लोअर लिम्फ में होता है, और भी अदर जगह पे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि लोअर लिम्फ में होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कारण नहीं है, ठीक है, नहीं है, डीवीटी होने का कौन सा कारण नहीं है। तो कसिंग सिंड्रोम हो सकता है, या फिर पेल्विक सर्जरी, या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज ट्रॉमा, या फिर कॉर्न डिजीज। तो जी हाँ, कॉर्न डिजीज़ नहीं होगा, क्योंकि कॉर्न डिजीज़ हमारा क्या है, कॉर्न डिजीज़ जो हमारा है वो इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़, मतलब कि एक क्या है, इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ है, ठीक है। ये हमारा क्या है कि ये हमारा क्या होता है कि एब्डोमेन वाला जो एरिया है, जो हमारा कोलोन वाला एरिया है, या फिर जो इलियम वाला एरिया है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि स्कार बन जाते हैं, मतलब कि क्या होता है कि स्कार बन जाता है, या फिर बोले तो हम लोग उसको कि जैसे लीजन टाइप का बन जाएगा, लीजन बन जाएगा, मतलब घाव हो जाता है, ठीक है, उसमें। और उसके बाद वहाँ से पपड़ी वगैरह छूटने लगता है इस टाइप का, तो उसको कॉर्न डिजीज़ बोलते हैं। तो क्या होगा, इसमें कॉर्न डिजीज़ नहीं होगा, कॉर्न डिजीज़ जो होता है वो नहीं होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है, कॉर्न डिजीज़ की वजह से नहीं होता है। कुशिंग सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, पेल्विक सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या करता है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होता है वो क्या करता है कि हमारा जो ये बीपी को जो क्या करता है, बीपी को कम करने का काम करता है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो बीटा ब्लॉकर होगा, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होगा, या फिर एईसी इनहिबिटर, या फिर हाइड्रोलाजाइन। एईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एईसी का फुल फॉर्म होता है हमारा ये एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। और ये भी क्या करता है, बीपी को कम करने का काम करता है, ठीक है। और ये सब क्या है कि हार्ट या बीपी में जो दिए जाने वाले ड्रग्स ही हैं। लेकिन कौन सा है जो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम लोग कोई भी दवा नहीं दे सकते हैं, बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जो बेबी है, जो भी फीटस है, उसको अफेक्ट करेगा, इसलिए हम लोग कोई भी दवा नहीं देंगे, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा एसीई जो होता है इनहिबिटर, वो क्या होता है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेग्नेंट मदर को नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिक्रीज्ड सीएसएफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन निम्नलिखित में से किस डिजीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिक्रीज्ड सीएसएफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो क्या करता है, ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को क्या करता है, सीएसएफ के ग्लूकोज कंसंट्रेशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले है ए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या फिर
एपिलेप्सी, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा, तो क्योंकि ये CSF से रिलेटेड है। CSF से मतलब CSF हमारे कहाँ होता है, ब्रेन में होता है, ठीक है। CSF हमारा कहाँ होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो मतलब कि ये हमारा ब्रेन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ब्रेन में, एपिलेप्सी वगैरह भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है वो क्या करता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो क्या होगा कि टाइम बहुत चला जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोग को कम टाइम में और ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्री टर्म बेबी में सेकेंडरी एटेलेक्टेसिस होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि एक प्री टर्म बेबी है जो क्या है कि अपना जो समय है उससे पहले ही जन्म ले लिया, ठीक है। तो उसमें सेकेंडरी स्क्लेरोसिस होने की संभावना ज़्यादा क्यों रहती है, ठीक है। तो 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या होगा आंसर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लंग एल्वोलाई पूरी तरह विकसित नहीं होता है, शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी होती है, या फिर सरफेसेंट की कमी होती है, या फिर डायफ्राम की पूरी तरह विकास नहीं हो पाता, ठीक है। तो कैसे होता है सेकेंडरी एटेलेक्टेसिस, पहले होता क्या है, एटेलेक्टेसिस क्या होता है, हमारा जो एल्वेलाई होता है, ठीक है, एल्वेलाई जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज होते हैं, जिससे ऑक्सीजन क्या होता है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं कि उससे क्या होता है, हमारा गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर हम ये क्या करते हैं कि, और यहाँ पे क्या होता है पल्मोनरी वेन वगैरह होता है, ठीक है, जिससे कि गैसेस एक्सचेंज होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये गैसेस एक्सचेंज नहीं, या फिर एल्वोलाई क्या होता है बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, एल्वोलाई का साइज क्या होता है, पिचक जाता है, ठीक है, छोटा हो जाता है, उसी को हम लोग एटेलेक्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर सरफेक्सेंट की कमी हो जाती है, वही सरफेसेंट की जो क्या होती है कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वह ये मतलब प्रॉब्लम उत्पन्न होता है एक जो प्री टर्म बेबी होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, बर्न पेशेंट में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के ट्रीटमेंट हेतु फ्लूड ऑफ चॉइस है। बर्न एक पेशेंट है, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है ये, क्योंकि बर्न से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा कि बर्न का आपका कंप्लीट कितना ये परसेंट होता है, कहाँ कहाँ कितना परसेंट होता है, ये सब टॉपिक क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार बर्न के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, बर्न पेशेंट में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के ट्रीटमेंट हेतु फ्लूड ऑफ चॉइस है। एक बर्न पेशेंट आता है, इसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग कौन सा मान लीजिए, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो क्या होता है कि, और बर्न एक क्या होता है कि सीरियस कंडीशन होता है जिससे पेशेंट की मौत भी हो सकती है, ठीक है। और उसमें डिहाइड्रेशन होने, मतलब कि ज़्यादातर लोग को डिहाइड्रेशन होता ही है, तो क्या उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉक से बचाने के लिए उसको हम कौन सा ये देते हैं, ठीक है, चढ़ाते हैं, कौन सा फ्लूइड चढ़ाते हैं। तो उस टाइम हम लोग एडवाइस नहीं लेते हैं डॉक्टर से, ठीक है। और अगर अपने अपने अथी के अपने अनुसार जो क्या करते हैं कि चढ़ाते हैं फ्लूइड, तो कौन सा चढ़ाएंगे हम लोग, रिंगल लैक्टेट RL क्या करते हैं कि बर्न वाले पेशेंट को चढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए ये टॉपिक को भी आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आप मतलब बता दीजिए उसके बारे में, तो हम एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में भी बता देंगे। वैसे मेरा एक वीडियो है जो हम डाल रखे हैं, ठीक है, वीडियो आप देख सकते हैं जा करके। तो इसमें क्या होगा, A नंबर है इसका, वायरल हेपेटाइटिस CNV, या फिर मलेरिया, या फिर साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है। तो क्या होगा, ये सभी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा क्या हो सकता है कि ट्रांसमिट हो सकता है बॉडी में, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं कि हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, एक मरीज़ में लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस के साथ परफोरेटेड अपेंडिक्स होने के कारण सर्जरी हुई है, इस मरीज के लिए कौन सी पोजीशन इंडिकेटेड है, ठीक है। तो एक पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या हुआ है कि ये सबसे पहले तो बताया कि परफोरेटेड ये पेरिटोनाइटिस हुआ, ठीक है, पेरिटोनियम में क्या हुआ है कि इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ उसको परफोरेटेड अपेंडिक्स भी हो गया, ठीक है, अपेंडिक्स में भी क्या हुआ, परफोरेशन हो गया, मतलब कि उसका स्कार वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं कि मरीज को कौन सा पोजीशन देंगे,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले बोल रहा है सेमी पोजीशन या फिर सेमी फाउलर पोजीशन और या फिर डोर्सल रिकमेंड पोजीशन या फिर प्रोन पोजीशन। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि क्या है कि पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। 1-2 क्वेश्चन तो पोजीशन से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान दे करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग? सेमी फाउलर पोजीशन देखते हैं, ठीक है। एक तो होता है हाई फाउलर पोजीशन, जिसको हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री पे देते हैं। एक होता है सेमी फाउलर पोजीशन, जिसमें क्या करते हैं हम लोग 45 डिग्री पर क्या करते हैं कि बेड को रखते हैं और पेशेंट को पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से देते हैं। देखिए, इस तरीके से पेशेंट को हम लोग 45 डिग्री के कोण पे देते हैं पोजीशन, ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के 28 सप्ताह पश्चात लेकिन प्रसव शुरू होने के पहले किसी भी समय झिल्लियों का स्वतः ही रप्चर हो जाना कहलाता है। क्या है कि एक गर्भवती महिला उसका 28 सप्ताह के बाद लेकिन लेबर शुरू होने से पहले ही झिल्ली क्या होती है, जो भी मतलब उसका मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है कि स्वतः ही रप्चर हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये सब क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मिडवाइफरी तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। तो ये सब क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन होगा प्री टर्म लेबर, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या फिर इक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर आंसर इसका सही होगा, क्योंकि प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ऐसे भी क्या होता है कि जब भी बेबी होने वाला रहता है उस टाइम तो रप्चर मेम्ब्रेन को हम लोग वैसे भी या तो तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट है PROM, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से आप क्या समझते हैं? प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से आप क्या समझते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद लेकिन लेबर के शुरू होने के पूर्व मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना, 32 सप्ताह के प्रेगनेंसी के बाद लेकिन प्रसव शुरू होने से पहले झिल्लियों का फटना, 28 सप्ताह के बाद लेकिन 37 सप्ताह पूर्व होने से पहले झिल्लियों का फटना, या फिर फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद लेकिन 37 सप्ताह पूर्व होने से पहले मेम्ब्रेन का रप्चर होना। तो देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन इसको जब ऑप्शन की तरह दिया गया तो ये काफ़ी लग रहा है कि अब इसमें कौन सा होगा। अगर जिनको थोड़ा सा भी मतलब क्या होगा कि नॉलेज नहीं होगा ढंग से, मतलब कि जिनको अच्छे से याद नहीं होगा, वो क्या होगा कन्फ्यूजन की वजह से गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, अगर कोई भी इंसान अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसी तरीके का क्वेश्चन देता है कि ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के थोड़ा सा इस सब चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद लेकिन लेबर के शुरू होने से पूर्व मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना क्या कहलाता है? प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। कौन सा मैटरनल प्रॉब्लम फीटस के गर्भाशय के अंदर मृत्यु का कारण हो सकती है? कौन सा मैटरनल प्रॉब्लम जो होता है वो फीटस के गर्भाशय के अंदर मृत्यु का कारण हो सकती है? तो कौन सा होगा? सबसे फर्स्ट एक्लेम्पशिया या फिर प्लासेंटा प्रीविया या फिर गंभीर एनीमिया या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा मतलब मृत्यु का कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा 43 का डी, इनमें से सभी अगर हो सकता है तो क्या होगा कि मृत्यु हो सकती है। अगर एक्लेम्पशिया हो जाएगा है ना, एक्लेम्पशिया में क्या होता है कि मदर का जो बीपी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हम लोग एक्लेम्पशिया बोलते हैं। प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, सॉरी जो प्लासेंटा होता है वो क्या होता है कि हमारे प्लासेंटा जो होता है वो हमारे सर्विक्स के पास रहता है, ठीक है, मतलब कि सर्विक्स को ढक देता है। गंभीर एनीमिया जो होता है उसकी वजह से भी हो सकता है मृत्यु, ठीक है। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि मदर की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के अंदर फीटस की मृत्यु हो जाने के लक्षण नहीं हैं? मतलब कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से क्या होता है कि फीटस के जो गर्भाशय के अंदर जो फीटस होता है, जो भी बच्चा होता है वो गर्भाशय के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, उसमें कौन सा लक्षण नहीं है? तो फंडल हाइट का एनीमिया, एमिनोरिया अवधि की तुलना में कम होना, फीटल मूवमेंट का महसूस होना नहीं होना, फीटल एफएसएच का उपस्थित होना, या फिर
फीटस गर्भावस्था की टोन का कम होना। तो इनमें से कौन सा कारण है जिससे क्या होगा कि फीटस की जो मृत्यु है वो नहीं दिखेगी, मतलब ठीक है उसमें लक्षण नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 44 का सी। अगर व्यक्ति जो फीटस है उसका एफएसएच अगर प्रेजेंट है, मतलब उपस्थित है, सुनाई पड़ रहा है, तो क्या होगा कि बच्चा मतलब कि जिंदा और बच्चा मरा नहीं है, ठीक है। बल्कि ये सब कारण से क्या हो सकता है, बच्चा मर सकता है, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रांड मल्टीपारा से तात्पर्य है, ग्रैंड मल्टीपारा से क्या तात्पर्य है, तो एक गर्भवती महिला जिसमें 4 या अधिक बच्चे पैदा मतलब जन्म दे दिए हों, या फिर एक गर्भवती महिला जिससे 2 या अधिक जीवित बच्चों को जन्म दिया हो, या फिर एक महिला जिसको 30 वर्ष की उम्र के बाद प्रथम प्रेगनेंसी हो, एक महिला जिसको 35 वर्ष की उम्र के बाद प्रथम प्रेगनेंसी हो। तो कौन सा होगा, तो सबसे ये नंबर होगा। क्या होता है ग्रैंड मल्टीपैरा, क्या बोलते हैं जिसको, किसको बोलते हैं, जिसका क्या है 4 से अधिक बेबी अगर पैदा की हुई हो या फिर उसका बच्चा जीवित हो तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रैंड मल्टीपैरा बोलते हैं, ठीक है। इसको ग्रैंड मल्टीपैरा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। यूटेराइन इनर्सिया किसको कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी जगह पे काफ़ी बार पूछ चुका है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 46 नंबर का क्या होगा, चलिए देखते हैं। यूट्रस का डिसऑर्डर या फिर डिसऑर्डर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन या फिर यूट्रस का इनवर्ड मूवमेंट या यूट्रस का अनुपस्थित होना, तो क्या होगा, तो यूट्राइन इनर्सिया का मतलब क्या होता है, यूट्राइन इनर्सिया का मतलब होता है क्या होता है कि डिसऑर्डर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या होता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि वो सही से नहीं होता है, जितना उसका होना चाहिए वो क्या होता है नहीं होता है, डिसऑर्डर हो जाता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम होता है, उसको यूट्राइन इनर्सिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्वाइकल डिस्टोसिया का क्या कारण है, सर्वाइकल डिस्टोसिया का क्या कारण है, तो 47 नंबर का क्या होगा, तो देखते हैं। अपर्याप्त गर्भाशय कॉन्ट्रैक्शन या माल प्रेजेंटेशन या सर्विक्स का स्पाज्म या उपयुक्त सभी, कौन सा होगा, तो इसमें होगा क्या उपयुक्त सभी। तो इस सब जो भी आंसर है वो क्या होता है कि आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि इसकी वजह से क्या होता है कि सर्वाइकल डिस्टोसिया हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे तीनों ऑप्शन को याद रखना है अच्छे से। अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह स्थिति जिसमें गर्भाशय के सक्रिय ऊपरी हिस्से का निष्क्रिय निचले हिस्से में किसी प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्पाज्मेटिक लोअर सेगमेंट या फिर यूटेराइन टेटनी या फिर सर्वाइकल डिस्टोसिया या फिर यूटेराइन इनर्सिया, इसमें क्या होगा इसका सही आंसर, 48 का सही आंसर क्या होगा, यूटेराइन टेटनी होगा। यूटेराइन टेटनी की वजह से क्या होता है फिजियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं आता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है 49 देखेंगे, 49 क्वेश्चन नंबर। तो जब लेबर प्रसव की फर्स्ट स्टेज व सेकेंड स्टेज की सम्मिलित अवधि 2.5 घंटे से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं, अगर फर्स्ट स्टेज व सेकेंड स्टेज की जो अवधि है अगर 2.5 घंटे से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीटर्म लेबर या फिर प्रिसिपिटेट लेबर या फिर पीआरओ या फिर ईयरली लेबर। इसमें क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा 49 का बी होगा। प्रिसिपिटेट लेबर जो होता है उसको बोलते हैं, मतलब क्या होता है जितना जो समय लगता है उससे क्या होगा कि समय अगर कम हो जाता है, ठीक है, अगर 2.5 घंटा से भी कम आवर लगता है डिलीवरी में तो उसको प्रिसिपिटेट लेबर बोलते हैं। अगर ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, टोटल कितना टाइम होता है, टोटल होता है हमारा, टोटल जो टाइम होता है डिलीवरी का कितना होता है, तो लगभग हमारा फर्स्ट स्टेज में कितना होता है 12 से 14 घंटा होता है, 14 से 16 आवर होता है, फिर 2 से 2.5 आवर होता है हमारा सेकेंड स्टेज में, ठीक है, 2 आवर होता है। थर्ड स्टेज में हमारा क्या होता है 30 मिनट होता है, ठीक है, 30 मिनट होता है, तो कितना हो गया लगभग हमारा 90 से 20 आवर अगर लगता है, उससे ज़्यादा लग जाएगा तो क्या उसको बोलते हैं हम लोग ये प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं, ठीक है। अगर 18 आवर से ज़्यादा लग जाता है तो हम लोग उसको प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा प्रिसिपिटेट लेबर, अगर कम समय लगता है तो उसको प्रिसिपिटेट लेबर बोलते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50 नंबर। प्रिसिपिटेट लेबर के दौरान कौन सी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ काम में नहीं ली जाती, अगर प्रिसिपिटेट लेबर दे रहे हैं तो उसमें हम कौन सा ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो गर्भाशयी कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करना, एपिजियोटोमी, ऑक्सीटोसिन एग्यूमेंटेशन या फिर ध्यानपूर्वक नियंत्रित रूप से डिलीवरी कंडक्ट करना। तो 50 का क्या सही आंसर होगा, 50 का सही आंसर होगा हमारा सी, ऑक्सीटोसिन नहीं देते हैं, ठीक है। जब भी किसी महिला को प्रिसिपिटेट लेबर हो रहा होता है मतलब जल्दी तो क्या होता है उसको हम लोग ऑक्सीटोसिन जो होता है वो नहीं देते हैं, ऑक्सीटोसिन को हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं, ठीक है।
मतलब नहीं देते हैं। उसके बाद है राइस वाटर स्टूल किस बीमारी का लक्षण है? राइस वाटर स्टूल किसका लक्षण है? तो इंटेरिक फीवर का, या फिर कॉलेरा का, मलेरिया का, मिलेज का, या फिर डिप्थीरिया का। ठीक है, तो किसका होगा? जो तो राइस वाटर स्टूल किस में होता है? हमारा कॉलेरा में होता है। कॉलेरा में क्या होता है? हमारा राइस वाटर स्टूल होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चंस देखेंगे, और ये जो भी मैंने क्वेश्चन बताया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ये वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू सो मच।